पर जब कॉर्टिजोल रिलीज होगा ये एनर्जी प्रोडक्शन के लिए हमारे मसल को तोड़ेगा। जब हमारा एज 30 को क्रॉस करता है उसके बाद से हर डिकेड में हमारा 3 to 5% मसल लूज होता है। बहुत से बॉडी बिल्डर्स है, उनके इंटरव्यूज देखता था, वो 5-6 घंटे जिम करते थे। हाय एवरीवन, आई एम अनुभव, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। एंड ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगा दोनों कैटेगरीज के लिए, जिम गोअर्स एज वेल एज नॉन जिम गोअर्स। तो इस वीडियो को बीच में छोड़ के मत जाना, एंड तक देखना। आपने टाइटल से पढ़ ही लिया होगा, ये वीडियो होगा मसल लॉस के बारे में। मैं टॉप 5 रीजंस बताऊंगा जो मसल लॉस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। देखिए, अब जितना भी जिम जाइए, जितना भी वेट्स उठाइए, अगर ये पॉइंट्स आपका ठीक नहीं है, इसको आप अवॉइड कर रहे हैं, तो मसल बिल्डिंग तो छोड़ो, उल्टा मसल लॉस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो देखिए, मसल लॉस को हेल्थ एंड फिटनेस की भाषा में एट्रोफी कहा जाता है। एट्रोफी मतलब डिक्रीज इन मसल मास, बिल्कुल हाइपरट्रॉफी का उल्टा। हाइपरट्रॉफी मतलब क्या था? इंक्रीज इन द साइज ऑफ स्केलेटल मसल, और सिंपली इंक्रीज इन मसल मास। तो एट्रोफी बिल्कुल उसका उल्टा होगा, दैट इज डिक्रीज इन द साइज ऑफ स्केलेटल मसल और डिक्रीज इन मसल मास। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब चलते हैं फैक्टर्स के ऊपर जो रिस्पॉन्सिबल है एट्रोफी के लिए और मसल लॉस के लिए। फर्स्ट रीजन है जो मसल लॉस के लिए रिस्पॉन्सिबल है इज स्ट्रेस। बहुत रिलेटेबल है ना? हाँ, जब हम स्ट्रेस लेते हैं तब हमारे बॉडी एक हार्मोन रिलीज करता है जिसका नाम है कॉर्टिसोल। इसको स्ट्रेस हार्मोन भी कहा जाता है। और ये कॉर्टिसोल हमारे ब्लड स्ट्रीम में ब्लड ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज कर देता है थ्रू ग्लूकोनियोजेनेसिस। ये प्रोसेस से हमारा बॉडी ग्लूकोज तो जनरेट करता है पर यूजिंग नॉन कार्बोहाइड्रेट सबस्ट्रेट। नॉर्मली क्या होता है, हम जब कार्बोहाइड्रेट इंटेक करते हैं हमारा बॉडी उस कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक डाउन करता है टू इट्स स्मॉलेस्ट यूनिट दैट इज ग्लूकोज, एंड उससे हमें एनर्जी मिलता है टू परफॉर्म द डे टू डे एक्टिविटीज। ये नॉर्मल होता है। पर जब कॉर्टिजोल रिलीज होगा ये एनर्जी प्रोडक्शन के लिए हमारे मसल को तोड़ेगा इनटू अमाइनो एसिड्स एंड शुगर। शुगर मतलब ग्लूकोज। तो अब क्या हुआ, आपका मसल आपका एनर्जी सोर्स हो गया। तो ऑब्वियसली जब आप कोई काम करेंगे, मसल को ब्रेक करके जो एनर्जी फॉर्म हुआ है उससे आपको एनर्जी मिलेगा, एंड इवेंचुअली दैट विल लीड टू मसल लॉस। एंड स्टोरी यहाँ पे खत्म नहीं हुआ। जो एक्सेस एनर्जी बॉडी यूटिलाइज नहीं कर पाई वो फैट के रूप में स्टोर हो जाता है, मतलब डबल लॉस। मसल लॉस भी हो रहा है, उल्टा फैट गेन भी हो गया। इसीलिए स्ट्रेस थोड़ा कम लीजिए, स्पेशली उन चीज़ों को लेके जो आपके हाथ में नहीं है। एंड अगर कुछ आपके हाथ में है तो उसमें अपना 100% दे दीजिए एंड रिजल्ट्स ऊपर वाले पे छोड़ दीजिए। फिर आप मेडिटेशन कीजिए, कुछ टाइम फोन एंड इंटरनेट इन सब चीज़ों से दूर रहिए ये वीडियो खत्म हो जाने के बाद। आपके रूटीन में इनफ स्लीप होना चाहिए। सो ये सब चीज़ों के ऊपर ध्यान दीजिए एंड स्ट्रेस थोड़ा कम लीजिए। सेकेंड पॉइंट है एजिंग। जैसे जैसे हमारा एज बढ़ता है मसल मास को मेंटेन एंड ग्रो करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, एंड इसको मेडिकल टर्म्स में सार्कोपेनिया बोलते हैं। एक्चुअली एक टाइम के बाद हमारा सेल रिपेयर नहीं हो पाता, एंड अगर होता भी है वो प्रोसेस बहुत स्लो हो जाता है। अकॉर्डिंग टू हार्वर्ड मेडिकल स्कूल, जब हमारा एज 30 को क्रॉस करता है उसके बाद से हर डिकेड में हमारा 3 to 5% मसल लूज होता है। इसीलिए ट्रेनिंग में इन्वॉल्व होना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, स्पेशली रेजिस्टेंस ट्रेनिंग। सो अगर आप ट्रेनिंग नहीं करते, करना चालू कीजिए एंड ए बैलेंस डाइट लीजिए जिसमें हाई क्वालिटी प्रोटीन हो। इससे जो मसल लॉस का रेट है वो कम हो सकता है। थर्ड रीजन है अवॉइडिंग प्रोग्रेसिव ओवरलोड। प्रोग्रेसिव ओवरलोड क्या है? इट मीन्स इंक्रीजिंग द ट्रेनिंग डिफिकल्टी ऑन ए रेगुलर बेसिस। मतलब आपको अपने ट्रेनिंग डिफिकल्टी को इंक्रीज करते रहना होगा टाइम टू टाइम बेसिस में। वेट बढ़ाकर भी हो सकता है, फ्रीक्वेंसी बढ़ाकर भी हो सकता है, एंड रिपीटेशन से भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, सपोज आज आप 70 kg से स्क्वाट कर रहे हैं विथ प्रॉपर फॉर्म एंड टेक्निक ऑब्वियसली, तो नेक्स्ट वीक आप ट्राई करना उस 70 को 75 या 80 kg करना। तो ये हुआ प्रोग्रेसिव ओवरलोड इन टर्म्स ऑफ वेट, मतलब वेट को इंक्रीज करके आपने प्रोग्रेसिव ओवरलोड फॉलो किया। सिमिलरली सपोज आप 70 kg से ही 8 रिपीटेशन परफॉर्म कर रहे थे, तो नेक्स्ट वीक ट्राई करना उस 70 kg से 10 या 12 रिपीटेशन परफॉर्म करने का। ये भी प्रोग्रेसिव ओवरलोड में काउंट होगा इन टर्म्स ऑफ रिपीटेशन। एंड अगेन सपोज पिछले वीक में आप 3 सेट परफॉर्म किए थे, तो इस वीक में आप 4 सेट परफॉर्म करने की कोशिश कीजिए। ये भी प्रोग्रेसिव ओवरलोड है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि किसी ना किसी तरीके से आप अपने ट्रेनिंग डिफिकल्टी को इंक्रीज करते रहिए ऑन ए रेगुलर बेसिस, पर 3 चीज़ों को कॉम्प्रोमाइज ना करते हुए, दैट इज रेस्ट, न्यूट्रिशन एंड टेक्निक। ये 3 चीज़ें आपका सही होना चाहिए, उसके बाद आप ये फॉलो कर सकते हैं। पर प्रोग्रेसिव ओवरलोड को लेके एक छोटी सी मिसकंसेप्शन है, दैट इज सपोज मैं पहले सेट में 60 kg से बेंच प्रेस किया, उसके बाद वाले सेट में 70 kg से किया, सेट नंबर 3 में मैं 80 kg से किया, तो ये प्रोग्रेसिव ओवरलोड नहीं है, ये पिरामिड सेट हो गया। ठीक है, प्रोग्रेसिव ओवरलोड एक रेगुलर बेसिस में होता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके मसल अच्छे से ग्रो हो एंड इफ यू वांट टू एलिमिनेट ऑल द चांसेस ऑफ मसल लॉसेस, ट्राई कीजिए प्रोग्रेसिव ओवरलोडिंग को अवॉइड ना करने की। फोर्थ रीजन है ओवर ट्रेनिंग, एंड इस रीजन से मैं बहुत रिलेट कर सकता हूँ।
क्योंकि मुझे भी लगता था कि मैं जितना देर तक वर्कआउट करूंगा उतना मेरे लिए अच्छा होगा, उतना मेरे बॉडी के लिए अच्छा होगा, उतना मसल ग्रोथ होगा। बहुत से बॉडी बिल्डर्स है, उनके इंटरव्यूज देखता था, वो 5-6 घंटे जिम करते थे। सेम मैं भी वैसा कुछ ट्राई करने की कोशिश करता था, एक दिन में 2-2 बार वर्कआउट करता था। तो इससे मुझे लगता था कि मेरे मसल ग्रो होंगे, पर मुझे रिजल्ट्स नहीं मिल रहे थे। तो यही मेरा प्रॉब्लम था एंड यही बहुत लोगों का प्रॉब्लम है। सो आप वीकली 4 to 6 डेज वर्कआउट कीजिए एंड जो टाइम ड्यूरेशन है वो 45 मिनट्स to 1 आवर के बीच में रख सकते हैं, पर ये माइंड में रखना कि वर्कआउट इंटेंस हो। एंड अनट्रेन्ड बिगिनर्स तो 3 days a week भी ट्रेन कर सकते हैं। अगर आप कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं इन सब चीज़ों को लेके, तो आप मेरा ये वीडियो देख सकते हैं, आपको हेल्प मिले। तो मेरा कहने का मतलब तो ये है कि आप ट्रेनिंग तो कीजिए, ऑब्वियसली बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, पर ओवर ट्रेनिंग को अवॉइड कीजिए। तो फिफ्थ एंड द लास्ट पॉइंट ये है कि लैक ऑफ न्यूट्रिशन एंड लैक ऑफ रेस्ट। देखिए, अगर आप अपने बॉडी को रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट नहीं दे रहे, तो आप जितना भी एक्सरसाइज कर लीजिए, आपका मसल लॉस होगा ही होगा। इसलिए डाइट पे फोकस कीजिए, एक अच्छा बैलेंस डाइट लीजिए, एक हाई क्वालिटी प्रोटीन सोर्स होना चाहिए उस डाइट में। ज्यादा से ज्यादा आप हेल्दी फूड्स के ऊपर फोकस कीजिए, घर के खाने के ऊपर फोकस कीजिए। जितना आप बाहर का खाना अवॉइड कर सकते हैं उतना अच्छा होगा। एंड साथ ही साथ रेस्ट के ऊपर भी ध्यान दीजिए। 6 to 8 आवर्स इस साउंड स्लीप आपका होना ही चाहिए अगर आप ट्रेनिंग करते हैं तो। वैसे तो रेस्ट एंड न्यूट्रिशन बहुत ही बेसिक पॉइंट है, पर काफी लोग इधर ही मार खा जाते हैं, तो इन 2 चीजों के ऊपर ध्यान दीजिएगा। वैसे तो और भी कई रीजंस है जो रिस्पॉन्सिबल है एट्रोफी के लिए, लाइक लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, शिफ्टिंग द ट्रेनिंग स्टाइल वेरी फ्रीक्वेंटली, देन सर्टेन मेडिकल कंडीशंस। पर ये जो 5 पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है एंड इन पॉइंट्स के ऊपर ध्यान रखें। तो यही था इस वीडियो में। लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना। दैट्स इट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय बाय।